नमस्कार। एक खासे लंबे समय बाद मैं आज कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। मेरा बचपन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे शहरों में बीता है जिन्हें कि आप मंझोले स्तर का शहर कह सकते हैं। और उन शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान होता था बस का अड्डा। बस का अड्डा एक ऐसी जगह होती थी जहां हम बचपन में केवल कभी-कभी कौतूहल की वजह से ही भी चले जाया करते थे। जहां मेरा घर था वो बस अड्डे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। वक्त बीता, चीज़ों में सोफिस्टिकेशन आ गया। कुछ समय पहले मैं राग दरबारी फिर से पढ़ रहा था और इसका 33वां अध्याय मुझे बार बार याद आता है, क्योंकि ये मुझे उन बस अड्डों की याद दिलाता है जहां पर कि वो बचपन बीता था। तो मैं आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूं। अगर आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से रहे हैं जिनका बचपन गांव में बीता है, उन शहरों में बीता है जहां बहुत आधुनिकता नहीं थी, तो फिर स्वागत है राग दरबारी में। हमारे न्याय शास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहां बस का अड्डा होता है वहां गंदगी होती है। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी बड़ी नियोजित ढंग से की गई थी। गंदगी प्रसार योजना को आगे बढ़ाने वाले कुछ प्राकृतिक साधन वहां पहले से ही मौजूद थे। गड्ढे के पीछे एक समुद्र था, यानी कम से कम एक झील थी जो बरसात में समुद्र जैसी दिखती थी। दरअसल यह झील भी नहीं थी। जाड़ों में वह झील थी, बाद में छोटा सा पोखर बन जाती थी। गंदगी की सप्लाई का वह एक नैसर्गिक साधन था। शाम सवेरे वह जनता को खुली हवा देता था और खुली हवा के शौचालय की हैसियत से भी इस्तेमाल होता था। सुबह होते ही शर्मदार के लिए सींक की आड़ ही काफी होती है। इस सिद्धांत पर वहां उगने वाली घास के हर तिनके के पीछे एक एक शर्मदार आदमी छिपा हुआ नजर आता था। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो भाइयों और बहनों, मेरे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है वाली सच्चाई से बिल्कुल खुले में बैठकर और सीख की आड़ भी ना लेकर अपने आप को पेश करने लगते थे। इस मौके से फायदा उठाने के लिए शिवपालगंज के सभी पालतू सुअर सवेरे सवेरे उधर ही पहुंच जाते थे। वे आदमियों द्वारा पैदा की गई गंदगी को आत्मसात करते, उसे इधर उधर छितराते और वहां की हवा को बदबू से बोझिल बनाने की कोशिश करते। पोखर के ऊपर से उड़कर कस्बे की ओर आने वाली हवा, जिसका कभी भवभूति ने वीची वाते है शीकर शीत है के रूप में अनुभव किया होगा, बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिरों को नाक पर कपड़ा लगाए रखने के लिए मजबूर कर देती थी। गांव सुधार के धुरंधर विद्वान उधर नगर में बैठकर गांव में शौचालयों की समस्या पर गहन विचार कर रहे थे और वास्तव में 1937 से अब तक विचार ही विचार करते आ रहे थे। इधर बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिर नाक पर कपड़ा लपेटकर कभी जैन धर्म स्वीकार करने को तैयार दिखते, कभी सुअरों की गुड़गुड़ाहट सुनते हुए वाराह अवतार की कल्पना में खो जाते। वातावरण बदबू और धार्मिक संभावनाओं से ओतप्रोत था। सुअरों के झुंड सड़क पर निकलते समय आदमियों की नकल करते, ये आपने भी देखा होगा। वे दाएं बाएं चलने का ख्याल न करके सड़क पर निकलने वाली हर सवारी के ठीक आगे चलते हुए नजर आते और आपसी ठेल ठाल में कॉलेज के लड़कों को भी मात देते। बस के अड्डे की चारदीवारी एक जगह टूट गई थी। इसका फायदा उठाकर वे सड़क से सीधे बस के अड्डे में घुसते और दूसरी ओर के फाटक से निकलकर पोखर के किनारे पहुंच जाते। उनके वहां पहुंचने की पिकनिक और यूथ फेस्टिवल का समा बन जाता। गंदगी प्रसार योजना के अंतर्गत वहां पर बस का अड्डा बनाते समय इन प्राकृतिक सुविधाओं का ध्यान जरूर रखा गया होगा। वैसे गंदगी सप्लाई करने की दूसरी एजेंसियां भी वहां पहले से मौजूद थीं। उनमें एक मंदिर था जो अपनी चिकट सीढ़ियों के कारण मक्खी पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। उसके चारों ओर छितरे हुए बासी फूल, मिठाई के दोने और मिट्टी के टूटे फूटे सकोरे चींटियों को भी आकर्षित करते थे। दूसरी ओर एक धर्मशाला थी जिसके पिछवाड़े हमेशा यह संदेह होता था कि यहाँ शायद पेशाब का कोई महासागर सूख रहा है। गंदगी के इन कार्यक्रमों में ठीक से तालमेल बैठाकर छोटी मोटी कमियों को दूसरी तरकीबों से पूरा किया गया था। उनमें सबसे प्रमुख स्थान थूक का था, जिसे हर जगह देखते रहने के कारण राष्ट्रीय चिन्ह मान लेने की तबीयत करती थी। हमारी योजनाओं में जैसे कागज, वैसे ही हमारी गंदगी का महत्वपूर्ण तत्व थूक है। स्पिटिंग। थूक उत्पादन में वहां पान की 10-20 दुकानें, कुछ स्थिर और कुछ गश्ती प्राइवेट सेक्टर की सरकारी मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों की तरह काम करती थीं। थूक का उत्पादन जोर पर था। थूक फैलाने के लिए चारों तरफ कई पात्र जमीन में गाड़ दिए गए थे, जिनको देखते ही आदमी किसी भी दिशा में ऊर्ध्व दिशा को छोड़कर
थूक देता था और इस खूबी से थूकता था कि सारा थूक पात्र के बाहर ही जाकर गिरे। नतीजा यह था कि चारों ओर 4 फुट की ऊंचाई तक दीवारों पर और कहीं फर्श पर थूक की नदियां कुछ कुछ उसी तरह बहती थीं जैसे सुनते हैं कि कभी यहाँ घी दूध की नदियां बहा करती थीं। फिर लुढ़कते और रियाते हुए भिखमंगे जो संख्या में बहुत कम होते हुए भी अपनी लगन के कारण चारों तरफ एक साथ दिखाई देते। चाय की दुकानों पर चाय की सड़ी चुसी हुई पत्तियों और गंदे पानी के नावदान, आने और जाने वाली बसों की गर्द, मरियल कुत्तों की आरामगाहें और गंदगी प्रसार योजना को सबसे बड़ा प्रोत्साहन देने वाली अखिल भारतीय संस्था, मिठाई और पूड़ी की दुकानें, हलवाइयों की तोंद और उनके छोकरों की पोशाक। यह भी और भी है, पर मेरे ख्याल से आपको अपने उस छोटे से शहर के उस बस अड्डे की याद इसमें आ गई होगी। अगर आपने हिंदी साहित्य में राग दरबारी को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। ये श्रीलाल शुक्ल की लिखी हुई एक कालजयी रचना है जो व्यंग हास्य से ओतप्रोत है। ये एक बेहतरीन किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार।